नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम यूपी पीसीएस 2024 और आरओए और एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए जीएस का पेपर जो आता है उसको कंप्लीट करने के लिए पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर आता है, उसे हम पढ़ रहे हैं और कंप्लीट भी कर रहे हैं। हमने एंशिएंट मेडुअल पूरा कर दिया, मॉडर्न हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? वर्ष 1928 में आया। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? 1927 को। वर्ष 1928 को साइमन आयोग भारत में जिस उद्देश्य से आया था वह था संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए आया था। अब साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के कहने पर। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन आयोग में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। क्योंकि ये दोनों ही सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। साइमन आयोग के संबंध में सही है, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी तथा भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की बात कही थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विद्रोह में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दोनों ही सही बात है, सही व्याख्या भी करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी एमएल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। राजगोपालाचार्य और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राजस्व की मांग की थी। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी, औपनिवेशिक राजस्व की मांग की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की थी क्या? कि अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और उसके विषय क्या थे? मोतीलाल नेहरू भारत के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में किया गया था। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था वह था 1929 का दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की थी, वह लीग स्थापित हुई थी कब? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। तो विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी रिपोर्ट थी? उनके ही पिता मोतीलाल नेहरू की ये रिपोर्ट थी। अब आ रहा है लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 का समय आ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किए गए राजस्व को स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। मौलाना हजरत मोहानी ने किया था। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस को लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था, हर्षद मोहानी ने रखा था। कांग्रेस ने पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर
कांग्रेस में पारित हुआ था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1930 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्राहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था कब? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी वह था लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था किसने? JL नेहरू ने किया था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखने जा रहे हैं। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था किसको? लाहौर अधिवेशन में। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, याद रखिएगा कहां से? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी मार्च के लिए। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी वो थी गुजरात के। गांधी जी के नमक आंदोलन का भाग थे कौन कौन ने, किसने व्यक्ति ने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आदि ने लिया था। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, नमक सत्याग्रह में मानी जाती है। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चलती थी 24 दिन तक। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहली घटित घटना कौन सी थी? वो आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का आगमन जो था वो थी। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक युक्त मुफ्त में उपलब्ध कराना। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KS मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह किसका वाक्य था? गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है यह पूर्ण एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका संपन्न जो था समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम की शुरू समुचित यात्रा जो था वो 24 दिन में पूर्ण हो गई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान क्या था? अब था अब्बास तैयब जी ने किया था। महात्मा गांधी
घरसना नामक गोदाम पर आकर्षित कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे, यरौदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वे था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह थे वेबर मिलर थे। अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजाउर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। किसने किया था? सी राजगोपाल ने किया था। जो वहाँ डांडी यात्रा चल रही थी, वही अप्रैल में यहाँ नमक के कानून तोड़ने के लिए तंजौर में सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक के साथ एक और तरह का विरोध किया था, चौकीदारी कर था। भारी संवैधानिकता संघर्ष के दौरान के नाम जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों के आह्वान किया, पठानी क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। इसके साइड देखें क्या है। जो देख रहे हैं आप, ये पिक्चर दिख रही है आपको पीडीएफ, इसमें साइड में जो कट रहा होगा वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त तो थोड़ा सही पिक नहीं आती है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने इनकार कर दिया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकारों के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशेवर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जयांतरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मणिपुर जो है काफी ज्यादा वहाँ चिंता हो रही है, तो ये पूछ सकता है। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ? मणिपुर में। और एक साथ साथ ये गढ़वाल वाला याद रखते हैं, क्योंकि आपका हाल ही में भी उत्तराखंड पीसीएस भी होने वाला है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑक्सीजन कमी हो रही है ऐसा लग रहा है। पानी वानी पी ले तो सही लगे शायद। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसऑर्डरमेंट मूवमेंट के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था, जैसे कि चरखा चलाना, साफ सफाई करना, तो ये सब रचनात्मक कार्य में आने लगे थे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधा बाई को गिरफ्तार किया था। कब? 13 जून 1932 को। प्रभा देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कहाँ की? पटना की थी। अब आ रहा है गांधी इरविन समझौता। ये घटनाओं का क्रम भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। गांधी इरविन समझौता में शामिल मांगे थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना तथा असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं लगा है। जिन्होंने हिंसा की है उनको सजा मिलेगी। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ समझौता गांधी इरविन समझौता है। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के लिए किया जाना था, वह प्रस्तावित था किसके लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए।
गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू ने ये भूमिका निभाई थी। कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के लिए इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। किसने? सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ की सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन आएगा, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन से हम देखते हैं। पहले समय कितना हो रहा है उसी हिसाब से हम तय करेंगे। 15 मिनट हुआ है, ज्यादा निपटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय कम है। अब है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रस्तुत किया था। प्रारूप बनाया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप उसका बनाया था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। किसने? एस.एन. ये एस.एन. जो लिखा है बोस लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से संबंधित घटनाओं के सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और फिर लास्ट में पूना समझौता आता है। यहाँ ये छूट रहा होगा। ये अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन देखने जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, 1930 में इसे यह आयोजित किया गया था। इसने साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। अब है लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय इसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? केटी पॉल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ए जो है वो गलत है और आर जो है वह सही है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लंदन गए थे, किंग्सले हॉल में गए थे। उसके बाद है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी की जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? एस.एस. राजपुताना था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस प्रश्न पर असफल रहा था वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था B.R. अम्बेडकर साहब थे। उन्नीस सौ 30 से 32 की अवधि में भारतीय
भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया था। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये 3 अलग-अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन में अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। गोलमेज सम्मेलन को वर्ष 1932 में 1932 में शुरू हुआ था, तीसरा। अब सही कथन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। इसकी की थी अलग निर्वाचन की मांग की थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब देखने जा रहे हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932 का देखने जा रहे हैं, पर रुक के थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए सांप्रदायिक पंचायत को पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था अछूतों के लिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। तो ये दोनों ही सही, इसकी सही व्याख्या भी करता है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी, किसके लिए? मुसलमान, सिख और अनुसूचित जातियों के लिए। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण प्रांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया गया था कि रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा के विरोध में किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के लिए दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। क्रमशः देखेंगे कि पहले जो आप देखेंगे वह थी 71, लेकिन बाद में 143 हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों की धराशाही कर दिया था, क्योंकि इसके माध्यम से संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अब आगे देखेंगे। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। ए और बी दोनों सही और ए बी की सही व्याख्या करता है। श्री B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जो कहलाया पूना समझौता। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था किसने? सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध कहते हैं गांधी जी ने आमरण अनशन, जो कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर महात्मा गांधी के समर्थकों एवं अंबेडकर के हस्ताक्षर थे। गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं हुआ था। गांधी जी का हस्ताक्षर शायद तेज बहादुर सप्रू ने किया था क्या, कि जयशंकर ने, किसी एक ने किया था, भी देखेंगे शायद आगे आएगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात सांप्रदायिक निर्णय किया था किसने? पूना समझौते ने किया था। B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C. राजगोपालाचारी तथा M.K. गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और C. राजगोपालाचारी ने किए थे। तो ये दोनों लोग जो थे, ये आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की तरफ से थे।
1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग भारत में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जी डी बिरला साहब थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने की थी। तो याद रखिएगा, लोग इसको अक्सर PR अम्बेडकर लगा देते हैं। अब हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था। फिर देखते हैं कि दलित वर्ग का समर्थन दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था BR अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी को उठाने, लेकिन इस तरह नहीं। ये किसने कहा था महात्मा गांधी को? वो BR अम्बेडकर ने कहा था। अब कांग्रेस का समाजवादी पार्टी जो वो देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कब? 1934 में हुई थी। MN रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टालू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे जयप्रकाश नारायण थे। एक मिनट देखें पहले आवाज आ रही कि नहीं आपको सही? तो चलो मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आवाज तो आ रही होगी सही, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो ये याद रखिएगा, 1934 में किसने किया था, ये याद रखिएगा। अब उसके आगे है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 को। उसके बाद देखेंगे कि श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी पार्टी के। सही कथन है कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। इसको समस्त भारत में वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। अब है प्रांतीय चुनाव में मंत्रिमंडल का गठन। ये जो है इंपॉर्टेंट है। 1937 में यहाँ से क्या देखेंगे, काफी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना धीरे धीरे आगे देखेंगे। वर्ष 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहाँ? पंजाब में नहीं मिला था। प्रांतीय सरकारों के गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। किसने? बंगाल में नहीं प्राप्त किया था। अब है बंबई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, वह था बंबई और असम। वर्ष 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त किया था। किसने? 5 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैंने शायद कल के वीडियो में कहा, मैंने शायद 7 बोल दिया था, तो जो कि गलत हो गया था। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वर्ष 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधानमंडल बना मध्य प्रांत और उड़ीसा में। वह प्रांत जहां पर 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, वह था बिहार, मद्रास और उड़ीसा में। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रांत जिसमें 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, वह था पंजाब। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्य
कार्यकाल था कितना, 28 महीने का था। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब, 1939 में बनाया था। कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी में 1937 में बनाई थी। अब वह वर्ष 1937 ईस्वी में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्तीय विभाग सौंपा गया था, रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का सही क्रम है कि पीरपुर रिपोर्ट, जो शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये जो है इसका कालक्रम है, याद रखिएगा कि पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और उसके बाद सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल के नाम से एक रिपोर्ट आई थी। अब आएगा नेक्स्ट, वो आएगा कांग्रेस का त्रिपुरा संकट आएगा, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।